आरआरबी ग्रुप डी 2025 में 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी 27 नवंबर से लेकर अभी तक जितने भी सेट हुए हैं, लगभग हर एक सेट में कहीं न कहीं घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का जो फिक्स है कि आ ही रहा है, लगभग हर सेट में कहीं न कहीं मिल जा रहा है आपको मॉर्निंग, इवनिंग या कहीं पे भी एक सेट में आपको दिख जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे अलजेब्रा के हैं जो बार-बार आपको दिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्राइम नंबर वाले हैं जो बार-बार आपको दिख रहे हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ के जाते हैं, यानी हम यहाँ पे लगभग आपको 12-13 क्वेश्चन बताएँगे, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा हर एक सेट में। डेटा अलग-अलग चेंज होके मिल सकता है। आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में कमेंट करके बताएँगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पहले से, इस बार भी वैसा क्वेश्चन आपको मिल गया है, सेम क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन 28 को भी मिला था और ऐसा क्वेश्चन 1 दिसंबर वाले में मिला था, तो इसलिए इसको पढ़ के रखना है कि दोबारा आपको अगर मिले तो कैसे लगाना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में मैक्सिमम लोग टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं और सही तरीका नहीं पता होने की वजह से उसमें ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक जीएसएम मेथड से लगाना सबसे आसान तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन को पढ़िए, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है। तो हम एक तरफ हमने लिख दिया वॉशिंग मशीन और एक तरफ हमने लिख दिया टीवी। और क्वेश्चन में बोला गया था जो टीवी से 40% कम है। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि ये वाली वैल्यू अगर 5 होगा, इससे 2 कम, इससे 3 क्या होगा वॉशिंग मशीन की। ये क्वेश्चन में बोला गया कि टीवी से 40% कम है। फिर क्वेश्चन मिला वॉशिंग मशीन के मूल्य को 18% की वृद्धि कर दी गई। इसमें 18% की वृद्धि की, 18% की वृद्धि की गई है। दूसरा, टीवी के मूल्य में हमारे पास 10% की कमी होती है, -10% की कमी होती है। 5 वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन हमारे पास 5 है तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए और टीवी अगर हमारे पास 2 है तो 2 से गुणा कर सकते हैं। ये बेसिक रेशियो तैयार करने के लिए होता है। अब हमारे पास देखिए जो दोनों तरफ कट जाए उनको काट भी सकते हैं, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ 3 ही लोग हैं और यहाँ पे 2 ही लोग हैं। और टोटल हमारे पास दोनों मिला के कितने हो गए? 5 हो गए। इनकी वैल्यू हमको चेंजेस निकालनी है। 18 गुणे 3 ये 54 हो जाएगा। जेसम वाले रूल से 2 गुणे 10 ये माइनस में 20 आ जाएगा और इसके बराबर में हम टोटल चेंज मान लेते हैं x है तो बराबर में 5x। ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 34 बराबर में 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 से 6 बार कट जाएगा, 5 से 8 बार कट जाएगा। 6.8% की क्या होगी यहाँ वृद्धि होगी या परिवर्तन होगा, किसी भी लैंग्वेज में आपको लिख सकता है। अब जेएसएम में छोटे वाले डेटा को भी लेके लगाते तो भी आ जाता। अगर बहुत छोटा डेटा तो सीधा गुणा कर सकता है। अगर कुछ कटने वाला नंबर है, अब ऐसा तो नहीं कि हर सेट में यही डेटा आएगा, तो इनका डेटा बदल सकता है। 5 वॉशिंग मशीन के जगह पे कहीं 5 3 हो सकता है, कहीं 5 4 हो सकता है, कहीं 7 2 हो सकता है। इसका जो डेटा दिया रहेगा उनको गुणा करके आपको सीधा सीधा अनुपात निकालना है और यहाँ से बन जाएगा आपका जेएसएम का सबसे बेस्ट तरीका। क्योंकि अगर आप इसको बुक वाले मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, उसमें टाइम ज़्यादा होता है और उस तरीके से मतलब अगर आप बुक सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है और लगभग कई बार आपको देखने को मिल गया होगा जिन लोगों ने परीक्षा दिया होगा, कि आपको एक ऐसा फिगर दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है स्पेशली सरफेस एरिया के बारे में। जैसे इसमें क्या बोला गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन सिलेंडर के ऊपर अर्धगोलाकार बनाया गया है। यानी देखिए ऐसे अगर हमने एक बेलन बना लिया और इसके ऊपर में अगर हम गोला बना लें अर्धगोला, अब अगर इसका रेडियस हमको दिया हुआ है कि 14 दिया हुआ है, तो ऊपर वाले का रेडियस दिया नहीं रहेगा। आपको खुद से समझ जाना होगा कि ये भी 14 और इसकी हाइट भी 14 रही होगी और इसकी ऊंचाई आपको अलग से दिया होगा क्वेश्चन में, जो 21 है यहाँ पे, और इस नीचे वाले का भी वैल्यू 14 हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप देखिए इस गोले का जो सरफेस एरिया होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का, क्योंकि नीचे वाला ढका हुआ है। इसका जो होता है ये होता है 2 पाई आर एच होता है और नीचे वाला जो सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखा जाए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास कितने बार आ गया? 3 बार आ गया, यानी 3 पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है प्लस ये वाली वैल्यू साथ में निकालनी है 2 पाई आर एच। अब इसमें दो तरीके से लग सकता है। देखिए पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई यानी कि 22 11 से कटने वाला नंबर अगर ऑप्शन में एक मिल जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 11 से कटने वाला नंबर हमने ऐसा रखा है कि चारों के चारों आपको 11 से कट जाए, फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर 11 से कटे। तो एग्जाम में हो सकता है एक्चुअल डेटा में ये एक ही ऑप्शन मिले तो आपका काम उससे भी हो जाएगा। अगर 11 की डिविजिबिलिटी से आप रूल लगाते हैं और एक ऑप्शन मिल गया तो लगा सकते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कट रहा है तो कैसे करेंगे? रेडियस की वैल्यू यहाँ से 14 दिया, यानी कि आपने ये रेशियो पढ़ा होगा ना 7 44 और 154 वाला। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 14 है, ये इससे 2 गुना पे है, तो ये जो एरिया होता है ना 4 गुना पे हो जाएगा और ये हमारे पास 616 हो गया। यानी कि ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 का हमारे पास यहाँ पे 3 गुना हो जाएगी।
बाकी आप इस वाले में आप नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, 22/7 है, ये वाली आर की वैल्यू हमारे पास 14 दिया हुआ है और एच की वैल्यू 21 दिया हुआ है। तो 6 गुणे 3 18 और 16 3 48 यानी 1848 ये हो गया हमारे पास। प्लस 7 से ये 2 बार में कट जाएगा और हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 4, 4 21 गुणे 4 84, 84 का डबल कर लेंगे क्योंकि यहाँ 11 से गुणा करना आपको ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो 2 चौके हमारे पास 8 हो गया और 8 दूना 16, 168 हो गया। अब इस इधर 0 और इधर 0 लगा देना, जैसे ये वाला 8 जुड़ जाएगा, 8 और 6 14, 4 आ जाएगा, 6 और 1 कितना 7 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ये दोनों हमको जोड़ लेना 1700 और ये वाली वैल्यू जोड़ देनी है। और ये लगभग देखिए हमारे पास कितना, ये 18 तो नहीं आ रहा है, एक बार फिर से गुणा करके देख लेते हैं हम लोग। सही तो किया था ना हमने? 4 था हमारे पास, 84 था, 84 दूना हमारे पास 168 हो गया और ये 8 हो गया, 8 6 14 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, तो 18 और 18 36 और 48 48 कितना 96। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसमें अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार अर्धगोला दे, आपको ऐसा भी दे सकता है जिसके लिए आपको रेडी रहना है आगे वाले क्वेश्चनों में, कि बेलन के ऊपर में आपको हो सकता है एक तरफ शंकु बना दे और एक तरफ गोला बना दे। तो इस वाले का पाई आर एल से निकालना होगा, इस वाले का 2 पाई आर एस से निकालना पड़ेगा और इस वाले का 2 पाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा। कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा भी बन सकता है आपके पास आगे वाले शिफ्ट में कि दोनों तरफ गोला दे दे, इधर भी गोला और इधर भी गोला। तो ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इधर वाला भी 2 पाई आर स्क्वायर हो गया और इधर वाला 2 पाई आर एच हो सकता है। तो कहीं शंकु या गोला बेलन के साथ किसी के साथ भी मिक्स करके आ सकता है, तो इनको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा। अगर 11 से कटने वाला ऑप्शन एक मिले तो वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं मिले तो फार्मूला से भी आपको लगाने आना चाहिए। और भी नंबर इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या कट सकता है, ऐसे जो कॉमन नंबर हो। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि क्या 7 आ सकता है, देखिए 7 यहाँ भी था और 7 यहाँ भी था, तो 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं ऑप्शन में अगर ऐसा मिलता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपको 3 बार अभी तक देखा जा चुका है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में आता है। एक आयत होता है, कोई भी अगर आयत आप बनाते हैं, ये बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये C है और ये डी है। इसके अंदर में कहीं पे भी एक पॉइंट पी दे दिया और इन चारों कॉर्नर को यहाँ से मिला दिया जाए। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, आमने सामने के स्क्वायर, देखिए आमने और सामने का स्क्वायर का सम जो होता है वो आपस में बराबर होते हैं, मतलब इनका इनके साथ स्क्वायर का सम, इनका इनके साथ स्क्वायर का सम हमेशा बराबर होते हैं। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, मतलब पूछा गया है ऑलरेडी, आगे भी मिल सकता है। इसमें एक चीज और हो सकता है, ये पी ऐसा नहीं कि हर बार बाहर ही हो, ये अंदर भी होगा तो कोई मतलब अंदर भी नहीं हो, बाहर भी हो सकता है कि कभी कभी ये पी बाहर भी दे सकता है। तो यहाँ से यहाँ ए और फिर यहाँ से सी, यानी अगर ये वाला ए है, ये वाला बी है, फिर यहाँ से ये वाला डी तक है और ये वाला बी है, ये सी और डी, तो यहाँ पे भी वही सेम रूल लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी। तो पी अंदर भी हो सकता है आयत में और बाहर भी हो सकता है, दोनों जगह ये काम करेगा सेम रूल। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है कि अगर मैं यहाँ बना के देखूँ तो इसमें क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं ये एपी की वैल्यू 57 दिया है, इसकी वैल्यू 57 दिया हुआ है, पीपी की वैल्यू यहाँ पे कहाँ है, बीपी ये वाली वैल्यू हमारे पास 99 दिया हुआ है और डीपी की वैल्यू हमारे पास 73 दिया है। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको एक्स मान लीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, 57 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर में 73 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेशन करने नहीं जाना आपको, अगर लग रहा है कि यूनिट डिजिट अलग अलग है या फिर आपको डिजिटल सम लगाना हो, डिजिटल सम लगा के चेक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। 7 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 1, यानी इधर वाली वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। और इधर वाली 9 में क्या जोड़ेंगे तो हम 1 जोड़ सकते हैं। 1 किसका स्क्वायर आ सकता है, क्या 0 का, 0 का नहीं, 9 का स्क्वायर में 1 आ सकता है, तब ये 0 बन सकता है, दोनों तरफ बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। या आप दोनों तरफ का स्क्वायर करके घटा भी सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। तो एक इजी क्वेश्चन ये भी हो गया जो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन लगभग हर बारी आता है, हर सेट में आपको दिख जाता है। और ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 3abc वाला फार्मूला। इस पे 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और लगभग 2 तरीके क्वेश्चन अभी तक देखने को मिल चुका है। एक तो ये बेसिक वाला कि जब ए बी सी का मान दिया रहेगा और इसमें कंडीशन दे देता है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो इनको जोड़ने पे हमारे पास तीनों को a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो 0 आ रहा होगा। देखिए 20 और 15 35 और माइनस 35 0, और कोई भी डेटा दे देगा ऐसा जिनको जोड़ने पे 0 आ जाएगा। और आपसे अगर ये पूरा का पूरा डेटा पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आती है हमें।
अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि हमेशा यही वाला मिल जाए, कभी-कभी इसमें ऐसा भी दिया रहा है, मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि ए की वैल्यू ऐसा दे दिया कि 5.2 हमारे पास ऐसे दे दिया, 0.12 दे दिया, बी की वैल्यू हमारे पास 2.15 दे दी, सी की वैल्यू दे दिया -5.27 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, अगर आपसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc अगर आपसे निकाला जाए तो यहाँ भी आंसर 0 आएगा। ऐसा इसलिए होता है, 0 क्यों आता है? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है सबसे पहला वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और इसके आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सबसे बेसिक। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ गया तो इधर जो भी गुणा करेंगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया जाता है। दूसरे तरीके से देने का मतलब ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन को कि आपको ए का मान 15 दे दे, बी का मान 10 दे दे, सी का मान आपके पास माइनस हमारे पास माइनस में 25 दे दे, और आपसे सिर्फ इतना ही पूछ ले, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब देखिए अगर सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, और पूछा गया है इस बार तभी मैं बता रहा हूं इसको, अगर इतना ही पूछेगा तो हमारे पास ये पूरा ए बी सी होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर हमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 abc मान हो जाएगा। यानी कि 3 ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू -25, और माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पे भी आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इनका यूनिट डिजिट या डिजिटल सम या 3 का डिविजिबिलिटी, 5 का डिविजिबिलिटी, 10 कट रहा है तो लास्ट में 10 वाला नंबर कुछ भी ऐसा देख के निकाल सकते हैं। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में। एक तो ये होगा जो नंबर के साथ आपको दिख सकते हैं। दूसरा, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है वो समझ लीजिएगा, ये 100% मिल जाएगा आपको। ये फार्मूले को एकदम पूरे तरीके से ध्यान से आप समझ लीजिए। ए क्यूब बी क्यू सी -3 abc का जो फार्मूला होता है, सबसे पहला इसका जो वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास, क्या लिख देते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस, से बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन दूसरा इसका हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 ab प्लस बी प्लस सी। ये सबसे ज्यादा बार इसमें यही वाला मिलता है। तो और भी तरीके से लिखा जा सकता है इस फार्मूले को, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में सी के स्क्वायर व्हेन ए बी और सी आर इन एपी सीरीज। अगर इस समानांतर श्रेणी में कभी दिया रहेगा तो ये इस तरीके से भी लगता है, लेकिन इस पे भी रेयर मिलते हैं। इसका यूज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा वाला फार्मूला ना सबसे ज्यादा बार आपको दिखे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ऐसे दिए जाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का मान मान लीजिए आपको 10 दे दिया, बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको दे दिया 15 दे दिया, और आपसे पूछ लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc का मान चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों चीज दिया हुआ और ये चाहिए तो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 10 है तो 10 अंदर में 10 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणे में 15। अब यहाँ सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो इसके लिए रेडी रहेंगे और पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। ये इस पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो तीनों हमने टाइप बताया था, ठीक है। बाकी बन और भी सकते हैं। एपी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ए बी सी का मान ऐसे दे दिया, एक का 10 दे दिया, एक का हमारे पास 15 दे दिया और सी का हमारे पास 20 दे दिया। मतलब इनको देखिए एपी में चल रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ही लगाना है, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बढ़ते हुए क्रम में है, सेम डिफरेंस पे चल रहे हैं, तो आप सीधा सीधा लगा। और ये के जो होता है ना, इनका डिफरेंस है, जैसे 5 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, ये 20 और हमारे पास कितना हो जाएगा 30 और 15 45, ये 45 गुणे में 3 इंटू में 5 का स्क्वायर, सिर्फ इतना ही आंसर हो जाएगा हमारे पास। और उसमें भी हम 45 अगर आ गया तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे ऑप्शन में कौन सा वाला कटने वाला है। ऐसा नहीं कि सॉल्व मल्टीप्लाई ही करना आपको पूरी तरीके से। और भी इसमें बन सकता है। इस फार्मूले को अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए अभी इतना ही समझिए, इतना से काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको ग्रुप डी में देखने को मिला था और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको हर बार हर दिन तो नहीं आया था लेकिन 2-3 बार आ चुका है, तो इसको तैयार रहेंगे। तो साइन का कोसेक के साथ क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इन दोनों का जब गुणा होता है ना तो हमेशा ये 1 ही बनता है, क्योंकि एक का मान हमारे पास 1/√2 होगा और दूसरे का 1√2 होता है। हमको वैल्यू भी नहीं रखनी, हमको देखिए इसमें साइन के साथ कॉस के साथ आपका क्या दे सकता है, कॉस थीटा के साथ सेक थीटा दे देगा तो भी बनाएगा। टैन के साथ अगर आपके पास कॉट थीटा दे देगा तो भी बनाएगा। साइन के साथ अगर हमारे पास कोसेक थीटा दे देगा तो भी बनाएगा। तो कोई भी इसमें से मिल सकता है आपके एग्जाम में। एंगल कुछ भी लिखा रहेगा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, जो भी मान होगा। तो ये भी पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है अलजेब्रा से। अब इसमें देखिए जब पहला दिन आया था ना तो उसमें नॉर्मल क्यूब वाला पूछा था, माइनस वाला, ठीक है।
फिर एक दिन क्वेश्चन में क्या आ गया कि ये पावर ज्यादा रहेगा और छोटा में आना है, दूसरा वाला आ गया। और एक दिन क्वेश्चन में आपको मिला है पावर 4 तक जाने के लिए, यानी तीनों के तीनों मिल गए हैं। बाकी इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को पढ़ के रखना है आपको। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल से बता देता हूँ। अगर सपोज करिए x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपके पास 5 दिया है और आपको क्यूब पे जाना है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, के क्यूब माइनस में, मतलब 5 का क्यूब 125 माइनस में 5 गुणे 3 15, ये 110 आ जाएगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 3 है तो 18 आएगा, 4 है तो 52, 5 का 110, 6 का 198, 7 का 322, 8 का हमारे पास जो भी नंबर मतलब दिखे आपको सीधा सीधा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किसका 488 आएगा, किसका 702 आएगा, किसका 970 आएगा। और जैसा भी नंबर दे, ये प्लस वाले के लिए हो गया। और यही माइनस वाले में अगर आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दिया हो और माइनस में क्यूब जाए, तो ये सेम चीज हमारे पास क्या होती है, उल्टी चलेगी। जैसे 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा, और प्लस होगा तो ये 140 बन जाएगा। 125 और 15 140। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा मैंने बताया कि ये पावर ज्यादा देके कम पूछा जाता है। पावर ज्यादा देके कम का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको 83, और आपसे पूछा जाए बताइए x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, या आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, मतलब पावर ज्यादा है और कम पूछा जाए आपसे, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको माइनस सिंबल में जाना है, माइनस सिंबल में, तो इसमें -2 कर लेते हैं। -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81, और रूट लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अगर प्लस सिंबल में जाना है, इसमें +2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 85, और रूट लगा देंगे तो रूट में ही रहेगा। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, ये पावर 4 से भी हो सकता है। पावर 4 की बात करेगा, इसकी वैल्यू मान लीजिए 119 दे दिया और आपसे बोला जाए कि 1 तक आना है, मान लीजिए x माइनस 1/x में, तो पहले अगर हम प्लस में ही आए, यहाँ पे पावर को आधा कर दें, पावर को अगर आधा कर दें, तो हमने क्या बोला, अगर प्लस में आ रहे हैं तो +2 करिए, तो +2 करेंगे तो ये 121 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 11। लेकिन यहाँ से फिर माइनस जाना है, 2 से 1 क्या होता है, आधा है, तो माइनस जाना, तो इसमें 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 3 तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा हमने क्या बताया था आपको कि ये पावर 4 वाला भी आ रहा है आपके एग्जाम में। पावर 4 वाला भी बहुत कॉमन है, माइनस प्लस दोनों के लिए तैयार रहना। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x की वैल्यू 3 और आपको 4 पे जाना है पावर को। अगर पावर 4 पे जाना है तो पहले डायरेक्ट 4 पे नहीं जाते हैं, पहले हम यहाँ से स्क्वायर जाते हैं। अब लेकिन इसमें गलती नहीं करना है कि जब हम माइनस से स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर +2 होता है। अगर ये प्लस रहता है यहाँ पे तो ये -2 होता, तो ये हमारे पास 11 आ गया। अब यहाँ से जब देखिए, अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस हो गए, क्योंकि अब यहाँ से स्क्वायर जाएंगे तो 11 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। यानी वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, उसका उल्टा है बस ये। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको आना चाहिए, पावर को डिक्रीज करना और इंक्रीज करना। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या आपको ध्यान रखना है जो आपको मिल सकता है, कि एक तो प्लस से माइनस में जाने वाला, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारे पास के दिया है और यहाँ से, तो जो भी नंबर होगा हमारे पास ए स्क्वायर, तो इसमें माइनस, और अगर माइनस से प्लस जाना होगा, अगर इस पे पूछे आपसे और प्लस में, तो ये +4 हो जाता है। बस इतना है कि के स्क्वायर +4 हो गया। एक तो ये ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है लास्ट, अगर अभी तक तो नहीं आया, तो अगर आ गया तो इसके लिए रेडी रहिएगा। अगर इसकी वैल्यू के दे दिया और आपको पावर 5 में जाना हो गया, 5 वाला अभी तक नहीं आया लेकिन मिल सकता है आपको, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि स्क्वायर भी निकालना होता है पहले, ध्यान से समझिएगा। और हमको इसमें क्यूब भी निकालना पड़ता है और दोनों का गुणा करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम इसमें x माइनस 1/x को प्लस को घटाते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकलता है, के स्क्वायर -2 से। इसकी वैल्यू कैसे निकलता है, के क्यू -3 के से। और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। सपोज करिए के की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है, या हम 4 मान लेते हैं, तो 4 रहेगा तो 4 का स्क्वायर -2 अपने माइंड में ही कर लेना है, तो ये 14 आ गया। 4 के क्यूब में कितना आता है, 52 आता है, -4। इसमें यूनिट डिजिट चेक कर लेना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, और बड़े बड़े डेटा आएंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट का ही तरीका आपको अप्लाई करना है। तो इतना आपको जानना है अलजेब्रा में। फिर हमारे पास आता है कि एक क्वेश्चन ये भी वैसे लास्ट क्लास में बताया भी गया था आपको, ग्रुप डी के एग्जाम से पहले ही बता दिया गया था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, ये डेटा अलग अलग डेटा के साथ एक क्वेश्चन मिल रहा है, अलग अलग डेटा के साथ क्वेश्चन मिल रहा है। तो 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा, अगर इसको देखा जाए तो पहले हम इसमें दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक बोला 7 का गुणज निकालना है, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन है तो। अगर ऑप्शन एक से ज्यादा मिल गया, जैसे 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हमको क्या करना है कि पहले 9 गुणज तक जाना है। तो 1 से लेके 9 तक का औसत निकालेंगे। 1 से लेके 900 तक का औसत कितना होगा, 9 1 10 का आधा कितना 5। अब अगर 7 का गुणज बोला है तो 7 से गुणा कर लेंगे, 5 का बोला 5 से कर लेंगे, 10 का बोला 10 से कर लेंगे, 11 का बोला 11 से गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या होगा 35 होगा। और इसमें एक चीज और क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, ये वाला क्वेश्चन फिर से दिख गया आपको, कि जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 53 प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का
औसत आपसे पूछ लिया कि प्रथम सम या विषम, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 और 25 वाले सीबीटी 1 और एएलपी में पूछा गया है कि प्रथम 53 विषम संख्याओं का औसत, तो इसका आंसर 53 ही हो जाता। अगर सम बोलता है तो उससे एक ज्यादा होता, 53 है तो कितना होता, 54 हो जाता वहां पे। तो विषम वाले में n होता है और सम वाले में n+1 होता है, इसको भी ध्यान रखना है। एक चीज के साथ और ध्यान रखे जाइएगा कि इस समय क्वेश्चन में आपसे प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक सेट में, और प्राइम नंबर बड़े इजी क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी याद है तो भी कर सकते हैं। जैसे इसमें नॉर्मली पूछ ले रहा है कि 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। जैसे मान लीजिए बोला प्रथम 5 का, तो पहले 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। तो आपको इनको जोड़ देना है कि हाँ, ये सभी का सम कितना आने वाला है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होता है, तो ये 129 होता है, उनका जोड़ यानी 12.9। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो हो सकता है 25 तक जितने अभाज्य संख्याएं थे उनका योग निकाल लीजिए या उनका औसत निकाल लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन है, इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन वाले, ध्यान रखेंगे। अगर इसमें एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, वो क्या क्वेश्चन था, ट्विन प्राइम वाला नंबर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर पूछा है कौन सा ट्विन प्राइम है, तो ट्विन प्राइम का मतलब होता है जैसे 17 और 19, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 का। जैसे 29 और 31 ये हमारे पास हो गया, 5 और 7, तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। और यहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं बना, लेकिन एक कॉमन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। हो सकता है इससे भी आगे चले किसी सेट में आपको क्वेश्चन दिख जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एक औसत स्पीड वाला पहले दिन से ही क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी आपको मिलता जाएगा। और इसमें नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि दो ही तरीके से क्वेश्चन बनते हैं औसत वाले में। एक होता है कि सेम डिस्टेंस जाना, फिर आगे भी सेम डिस्टेंस जाना, या फिर सेम डिस्टेंस गया और वापस आ गया, तो सेम डिस्टेंस अपने आप हो गया। जैसे कोई घर से ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, इसमें बताया नहीं कि आपसे सेम डिस्टेंस है, लेकिन आपको खुद से समझना होगा, घर से ऑफिस गया होगा तो ऑफिस से घर की जो दूरी होगी वही वापस आया होगा, अगर रास्ता ना बदले तो इसके लिए क्या होता है कि समान दूरी गया समान आया। या फिर क्वेश्चन में बता देता है स्पेशली कि पहला 120 किलोमीटर चला इस स्पीड से, फिर अगला 120 किलोमीटर चला इस स्पीड से, यानी दोनों के डिस्टेंस जब सेम होते हैं और दो ही दिया होता है, तो हमारे पास 2s1 और s2 वाला फार्मूला ज्यादा यूज करना इजी रहता है। बाकी इसको हम नॉर्मली भी लगा सकते हैं, अगर 3 वाला रहता तो इसको एलसीएम मेथड से करते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए 240 किलोमीटर की दूरी में 120 किलोमीटर 60 के स्पीड से तय किया है, और बाकी 120 किलोमीटर दूरी वो 40 के स्पीड से तय किया है। तो दोनों दूरियां अगर सेम होगी तो सीधा सीधा आप यहाँ पे रखिए, 2 गुणे में 60 गुणे में 40, और नीचे में इन दोनों को जोड़ देंगे 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौके 24 दूना 48। ये कॉमन वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको ये डिस्टेंस अलग अलग मिल जाए, जैसे यहाँ 120 दिया है और यहाँ मान लीजिए कुछ और दूरी हो जाए, तो उस केस में आपको जो एवरेज स्पीड निकालनी होगी, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यानी अगर मान लीजिए 240 नहीं की जगह पे हम इसको बना लेते हैं कि ये वाला 120 था, और 120 बनाएंगे तो आधा ही हो जाएगा ना, कुछ और बना लेते हैं और 180 तो बचा कितना हमारे पास, 60 बना लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो इसमें आपको क्या निकालना होगा, दूरी तो देखिए 240 रहता, लेकिन अगर 180 रहता तो इससे भाग देते तो 3 घंटा का समय आता, और ये 60 रहता तो 40 से भाग देते तो इसमें 1.5 घंटे का समय आता। तब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता हमारे। अगर सेम डिस्टेंस नहीं रहेगा तो आपको ये वाला फार्मूला नहीं यूज करना है। सेम डिस्टेंस अगर 3 बार भी रहता तो इसको कैसे लगाते कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक चल रहा है 60 के स्पीड और बी चल रहा है 40 के, अगर मान लीजिए ऐसा दिया है, और एक सेम डिस्टेंस और दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि एक तीसरा डिस्टेंस था कि वो भी सेम ही डिस्टेंस आगे बढ़ा, उसका हमने ले लिया, कितना ले लेते हैं यहाँ से 20 ले लेते हैं कि 20 की चाल से चल रहा था, और तीनों सेम डिस्टेंस चले, तो अब इसमें ये फार्मूला तो काम नहीं करेगा, ये 2 के लिए है, तो 3 रहेगा, तो इसमें इनका एलसीएम ले लीजिए। जैसे इनका एलसीएम क्या ले लिया हमने, 120 ले लिया, तो 60 से 2 बार में कट गया, 40 से 3 बार में, 20 से ये 6 बार में। अब ये 120 जो है ना, एक बार नहीं 3 बार लिखना होगा, कितना आ जाएगा 360, क्योंकि 3 बार डिस्टेंस हुआ। बाकी इनके टाइम से भाग दे दिया, 3 2 5 और 6 11, तो 360/11 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अगर 3 वाला पूछा तो। अभी तक तो 2 ही वाला आ रहा है, तो 2 वाले के लिए तैयार रहना आपको। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपको हर एक सेट में दिख रहा है, जो आपको ऑलरेडी पिछले 2 क्लासेस अगर आपने प्रॉफिट लॉस का पढ़ा होगा, 2-3 क्लासेस, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं डिस्काउंट वाले में। एक सीपीएमपी वाला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जिसमें आपको मैं बता दूं क्या क्वेश्चन है। सीपीएमपी वाले में हमारे पास जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला, एक तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन इसके लिए रेडी रहना, जैसे आपको जब भी क्वेश्चन में दे देगा कि प्रॉफिट डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, 10% डिस्काउंट दिया तो 15% का प्रॉफिट हो गया, तो आपको 10% डिस्काउंट दिया तो 10 घटा लेंगे 90, 15 का प्रॉफिट हुआ तो 115। तो कभी हो सकता है कि बोला सीपी अगर 900 है तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे 1150। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।
एक क्वेश्चन इसमें ऐसा मिलता है कि पहले हमने प्राइस को बढ़ा दिया 30%, कि किसी वस्तु के मूल्य को हमने 30% बढ़ा दिया, उसके बाद 10% छूट दी। उसमें ये मत लगाइए, देखिए बढ़ाना गया प्राइस, वो प्रॉफिट नहीं है, वो मार्कअप किया गया है, 30 बढ़ा दिया। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर 30% बढ़ा दिया तो +30 और छूट दे दिया 10 का तो 10, इसमें सक्सेसिव लगा लेते हैं, 30 गुणे -10 बटे में, तो इससे निकालते हैं अगर बढ़ाया गया तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है, क्योंकि वो ईज़ी है इसलिए यहाँ नहीं लिए हम लोग। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहेंगे। एक क्वेश्चन और प्रॉफिट लॉस में ये वाला आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि प्रॉफिट 12 गुना हो गया जब सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया गया। क्वेश्चन को भी बताया गया है, तो 3 गुना प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग प्राइस 3 गुना होने का मतलब कि अगर 1 सेलिंग प्राइस है, तो अब 3 हो गया, तो बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 2 सेलिंग प्राइस बढ़ गया। ऐसे प्रॉफिट 12 गुना हो गया मतलब 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 11 प्रॉफिट बढ़ा था। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और हमारे पास प्रॉफिट का वैल्यू आ जाता है कि ये 11 है, प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से सीपी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि देखिए इसमें क्या जोड़ा गया था कि 2, तो बोलेंगे हाँ 2 जोड़ा गया होगा तभी तो आया होगा ये 9, तो यहाँ से प्रॉफिट 2/9 आ जाएगा। तो 1/9 यानी 22.22% का क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसके लिए भी आपको साथ में क्या रहना है, रेडी रहना है। ये मिल सकता है आपको, ये वाला मिल ही रहा है, ये वाला मिल ही रहा है लगभग हर क्वेश्चन में। ये कॉमन क्वेश्चन आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको मोड का क्वेश्चन, माध्य का क्वेश्चन से फार्मूले वाले क्वेश्चन अभी तक नहीं दिखे, लेकिन सीधा-सीधा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। फार्मूला भी आपको रखना है, याद करके रखना है। जो हमारे पास मोड का फार्मूला होता है या फिर हमारे पास मीन मीडियन वाले जो रिलेशन होते हैं उनको पता रखना है। बाकी अभी जो क्वेश्चन मिला उसमें ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं-कहीं मोड पूछ ले रहा तो कहीं-कहीं आपको नॉर्मल डेटा दे दिया और बोला इनका माध्य या औसत, औसत तो नहीं यहाँ पे माध्य बोलता है। तो माध्य निकालने का मतलब वही होता है औसत, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन कई बार इसमें। तो इसमें आपको एक ही तरीका है कि अगर आपके पास डेटा बहुत पास-पास है तो आप जेएसएम का यूज़ करिए, नहीं तो इनको जोड़ के डिवाइड कर लीजिए। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने डेटा, तो बोलेंगे कि 9 है। अब 9 डेटा है मतलब 9 से भाग देना है आपको। अब 9 से भाग देने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे एग्ज़ाम में 9 से भाग देते हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास, मान लीजिए सपोज़ करिए कि 123 है और मान लीजिए एक 12 से 31 है। जोड़ने में 12 से 31 आ गया और 9 से भाग देना है। तो 9 से भाग देने के लिए हम ऐसा नहीं कि 9 से टेबल पढ़ते हैं। हम पहला नंबर लिख दिया कि 1, इसको अगले वाले में जोड़ दिया तो कितना हो गया 3, 3 को अगले वाले में जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 3 को अगले वाले में जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान से सभी लोग ध्यान रखिएगा कभी भी, अब ये इसका आंसर क्या आएगा? 136.777 आएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी संख्या को 9 से भाग देंगे तो या तो वो कट जाएगा तो ठीक है, और कट जाएगा तो कैसे पता चलेगा? इनको जोड़ते ही पता चल जाएगा आपको, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिजिटल सम जोड़ के। और नहीं कटता है तो हमेशा नंबर रिकरिंग नंबर में आता है। रिकरिंग नंबर मतलब वो 0.55 भी हो सकता है, 0.333 हो सकता है, 0.77 हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख जाए कि लास्ट में 0.77 चल रहा है और 9 से भाग देना है, तो सीधा-सीधा आंसर निकल जाएगा। यानी इसका जो भी आंसर आएगा, वो रिकरिंग नंबर में ज़रूर होगा, अगर वो 9 से कटने वाला नंबर नहीं है। बाकी 9 से कटने वाला होगा तो भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको आपको पढ़ के जाना है, बाकी कुछ और भी क्लासेस हम देंगे आपको। और इस क्वेश्चन से, इस वाली क्लास से आपको मिनिमम 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे आपके एग्ज़ाम में। कोई भी अगर आगे आप शिफ्ट देते हैं तो वहाँ से मिल जाएँगे। ओवरऑल पेपर का रिव्यू मैं बताऊँगा तो हर सेट में आपको 1-2 क्वेश्चन ठीक-ठाक मिल रहे हैं, जिसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना, नहीं तो बाकी अगर आपने बेसिक तरीके से भी पढ़ा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वहाँ स्पीड मायने बहुत रखता है कि कितना तेज़ी से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनको क्वेश्चन तो आ रहा है मैथ्स का, रीजनिंग के आ रहे हैं, लेकिन वो उस समय में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि किसी-किसी क्वेश्चन में वो ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जो 2-4 क्वेश्चन ठीक-ठाक आ रहा है, अगर उनको लगाने का सही तरीका पता है, तो आप 25 में 25 कर लेंगे। और बाकी जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं और जिन्होंने अभी तक पेपर दे के आए हैं और 25 में 25 करके आए हैं, या आप 24 करके आए हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक लास्ट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए